Hello students, Dr. Shivani is here. ड्यूरिंग इंटर्नशिप सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर में आपकी 3 फाइल बनती हैं, टीचर्स डायरी, पोर्टफोलियो और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को ही हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? आजकल हम देखते हैं कि जीवन काफ़ी सुखमय होता जा रहा है और आए दिन नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। मानव को अपने जीवन में अनेकों समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए इन बाधाओं का समाधान आवश्यक है। इसी प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करता है ताकि स्कूल और शिक्षण व्यवस्था में आसानी से सुधार और परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक समस्याओं का हल करने हेतु क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग करने का पूर्ण श्रेय स्टीफन एम कोरी को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की अनेकों शिक्षाविदों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे एस.के. मंगल के अनुसार जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने दी है और ग्रेथटे ने भी दी है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है? इसका शोध का व्यवहारिक पक्ष प्रधान और सैद्धांतिक पक्ष गौण होता है। इट मीन्स क्रियात्मक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजा जाता है। वैज्ञानिक ढंग से क्रियात्मक अनुसंधान में केवल व्यवहारिक समस्या का पता लगाना और समाधान करना ही नहीं आता, अपितु व्यवसाय की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास भी किया जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया में आने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान में किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, परिवर्तन लाना, निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना और विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना। इट मीन्स शिक्षण अधिगम से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र क्या होते हैं? किन किन क्षेत्रों में क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण से संबंधित समस्याएं, प्रबंधन, प्राचार्य, निरीक्षण एवं अध्यापक से संबंधित समस्याएं, विद्यालय में प्रशासन और संगठन संबंधी समस्याएं, शिक्षण विधियों से संबंधित समस्याएं, छात्रों द्वारा गृह कार्य ना करके लाने की समस्या, छात्रों द्वारा किसी विशेष कालांश में अनुपस्थित रहना, स्कूल देर से पहुंचना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भाषा में, परीक्षाओं में नकल करने की समस्या, सीखने की समस्या, हिंदी विषय में अच्छा राइटिंग न होना, अंग्रेजी का गलत उच्चारण करना, अनुशासनहीनता करना और पाठ्य पुस्तक आदि स्कूल लेकर ना आना, ये सभी समस्याएं शिक्षण अधिगम से संबंधित हैं। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जब शिक्षक अपनी कक्षा में देखता है कि ये समस्या उत्पन्न हो रही है, तो कैसे उस समस्या का तात्कालिक समाधान खोजा जाए, इसके लिए अध्यापक क्रियात्मक अनुसंधान करता है। आवश्यकता क्यों है क्रियात्मक अनुसंधान की? प्रधानाचार्य और अध्यापक के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए, समस्याओं का हल खोजने के लिए, पूरे पुराने यांत्रिक वातावरण में सुधार करने के लिए और शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान के अनेकों लाभ हैं जो शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे अनुसंधानकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होना चाहिए, शोध की क्रियात्मक उपकल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि करने से विद्यालय के अन्य कार्यों में कोई बाधा नहीं
आनी चाहिए। योजना की रूपरेखा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। योजना के मूल्यांकन में विश्वसनीय एवं वैध साक्ष्य होने चाहिए। योजना की रूपरेखा का स्वरूप मितव्ययी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्च उसमें नहीं होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, समस्या से संभावित कारणों का विश्लेषण किया जाता है और परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। परिणामों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है और क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका मूल्यांकन दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला स्टेप तो यही है कि समस्या की पहचान हो, किस क्षेत्र से आपकी समस्या है और उसके तुरंत निवारण की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, तभी वो समस्या उपयोगी होगी। परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। परिकल्पना किसे कहते हैं? किसी भी समस्या का संभावित समाधान। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो माइंड में अनेकों सॉल्यूशंस शुरू हो जाते हैं कि इस समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो हम एक संभावित समाधान माइंड में सोच लेते हैं और वही परिकल्पना कहलाता है, जो कि हमारे अनुसंधान को एक प्रकाश देने का कार्य करता है। समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं, परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है और उसका मूल्यांकन दिया जाता है। अब ये जो पीछे पेजेस थे ये तो आपको एज इट इज़ लिखने हैं। उसमें बताया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है। अब एक समस्या को लेकर आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप, आप अपनी कक्षा में देखते हैं अनेकों समस्याओं का सामना भी करते होंगे, तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो भी समस्या आपको लगे, एक समस्या इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको उसका सॉल्यूशन देना है। जैसे क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, पहला स्टेप है योजना का शीर्षक। आप यहाँ प्रॉब्लम लिखेंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। छात्रों द्वारा कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना। इट मीन्स यदि कुछ छात्र ऐसे आपको हर क्लास में मिल जाएंगे जो अनुशासनहीनता करते हैं, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। आपका शीर्षक में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय या कक्षा, कौन सी कक्षा के बच्चों पर आप ये अध्ययन कर रहे हैं, विद्यालय का नाम जहाँ पर आप इंटर्नशिप करते हैं, कौन सी कक्षा के बच्चों पर आप प्रॉब्लम आपने ली है और उस कक्षा में कितने बालक और बालिकाएं हैं। अनुसंधानकर्ता के नाम में आपका नाम आ जाएगा, आपका पद आ जाएगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आपकी योग्यता बीएससी, एमएससी, बीए, एमए जो भी है। योजना की पृष्ठभूमि, योजना की पृष्ठभूमि में होता है कि ये प्रॉब्लम आपके माइंड में क्यों आई। अध्यापक ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि कुछ छात्र कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते, उससे अन्य छात्रों को भी परेशानी होती है, कक्षा का वातावरण सही नहीं होता और उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहता। इसीलिए अनुसंधानकर्ता ने छात्रों की अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त समस्या का चुनाव किया। पृष्ठभूमि से मतलब है कि आपके माइंड में जो प्रॉब्लम आप ले रहे हो अनुसंधान करने के लिए, वो क्यों आई आपके माइंड में, कैसे महसूस किया आपने कि इस समस्या पर अध्ययन किया जाना चाहिए। अब अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? किसी भी समस्या का, किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है उस समस्या को दूर करना। तो आपका सपोज आपने समस्या ली थी कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना, तो उद्देश्य क्या हो गया? छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना, छात्रों को अनुशासन का महत्व समझाना, शिक्षा का महत्व समझाना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। जो समस्या आपने ऊपर ली उसका विद्यालय के लिए क्या महत्व है। अनुशासनहीनता की समस्या हमने ली थी तो क्या आ जाएगा इसमें कि उस छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने से उनका पढ़ने में रुचि होगी, कक्षा का वातावरण अच्छा रहेगा, सभी छात्र पढ़ाई में मन लगाएंगे, उससे विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा और साथ ही साथ पढ़ाई में रुचि लेने से छात्रों का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और उससे विद्यालय का नाम रोशन होगा।
आप 5-6 लाइन में ऐसे करके आपको लिखना है। समस्या के क्षेत्र में आपकी समस्या आ जाएगी कि अनुशासनहीनता की समस्या। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या का विशिष्ट रूप। विशिष्ट रूप से मतलब है आप उसको डिलिमिटाइज कर रहे हो, उसको आप बाउंड्रीज आपने बना दी कि कक्षा 7 के 4 छात्रों की अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना। अभी तक तो हमने टॉपिक लिखा था अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना, अब हमने उसको लिमिट तय कर दी है उसकी कि हमें 4 छात्रों की और कक्षा 8-7 जो भी है उसी समस्या को हमें उन्हीं छात्रों की समस्या का समाधान करना है। अब समस्या के कारणों का विश्लेषण। अनुसंधानकर्ता सोचता है कि ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है ना। आपने समस्या ली थी अनुशासनहीनता की समस्या, तो आप सोचेंगे छात्र को अनुशासन का महत्व ना पता होना, छात्र के घर का वातावरण कलहपूर्ण होना, छात्र को शिक्षा का महत्व ना पता होना। अनेकों कारण होते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। किसी भी समस्या को दूर करने के लिए हमें पहले उसके कारणों को जानना पड़ता है। तो आप यहाँ 4-5 कारण लिखेंगे। फिर जो कारण है वो फैक्ट है या गैस है, आपके सामने है। फैक्ट है तो तथ्य लिखेंगे और आप अनुमान लगा रहे हो तो अनुमान आ जाएगा। उस कारण का एविडेंस क्या है, आपने ऑब्जर्व किया है, आपने देखा है, आपने निरीक्षण किया है, आपने वार्तालाप किया है, वो आ जाएगा साक्ष्य में। और शोधकर्ता का नियंत्रण में आएगा कि इस कारण को आप दूर कर सकते हो या नहीं। कर सकते हैं तो हाँ, और यदि नहीं कर सकते तो नहीं। सभी कारणों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। अब समस्या के लिए हमें क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनानी है ना। तो उपकल्पना क्या होता है, किसी भी समस्या का संभावित समाधान। क्रियात्मक उपकल्पना जिस पे हम कार्य कर सकें, जिसको टेस्ट कर सकें। तो उपकल्पना आप 2 या 3 उपकल्पनाएं बनाएंगे। जैसे समस्या थी अनुशासनहीनता की समस्या, तो उपकल्पना क्या हो जाएगी, यदि छात्र को अनुशासन का महत्व पता होगा तो छात्र अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। यदि छात्र के घर का वातावरण और विद्यालय का वातावरण प्रेमपूर्ण होगा तो छात्र अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। आप इस तरीके से जो भी समस्या आपने ली उससे संबंधित आप परिकल्पनाएं बनाएंगे। फिर उन परिकल्पनाओं का टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे कि वो सही हैं या नहीं। तो क्रियाएं जो प्रारंभ की जानी है, जो कारण आपने ऊपर लिए, अब उन कारणों को दूर करना है, तभी तो समस्या का समाधान होगा। सपोज आपने पहला कारण लिया था छात्र को अनुशासन का महत्व ना पता होना, तो कारण क्या होगा, छात्र को अनुशासन का महत्व समझाना। विधि, आपने वार्तालाप किया, आप कोई कहानी सुनाकर बच्चे को बता सकते हो। और साधन क्या होगा, उसके लिए आप कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स, कोई भी साधन ले सकते हो जिससे बच्चे को समझ में आए। समय कितना लगा, आप 1 दिन बच्चे को समझाएंगे। डेली हम प्रेयर में थॉट्स बोलते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, क्यों, जिससे बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट हो। तो 1 दिन आपने समझाया तो बच्चे को भूल जाएगा, बच्चा मेंटलिटी होती है ऐसी बच्चे की। तो आप क्या करेंगे, डेली आप उसको 5 मिनट का 2 मिनट का समय देके आप उसको डेली अनुशासन का महत्व बताइए, तो निश्चित ही बच्चा उस चीज़ को समझेगा। जो दूसरा पॉइंट हमने लिया, छात्र के कारण लिया था, छात्र के घर का वातावरण प्रेमपूर्ण ना होना, कलहपूर्ण होना। तो छात्र क्रिया क्या करनी है, छात्र के अभिभावकों से मिलकर उसके घर के वातावरण के बारे में जानना, या छात्र की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होना। तो जितने कारण लिए उतनी ही क्रियाएं लेंगे। कौन सी विधि आप किस कारण को दूर करने के लिए यूज़ कर रही हैं, क्या साधन यूज़ कर रही हैं, कितना समय लगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अब लास्ट में मूल्यांकन में क्या लिखेंगे कि हमने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता ने छात्रों में अनुशासनहीनता की दूर करने की समस्या को दूर करने की समस्या ली। इसके लिए ये उद्देश्य निश्चित किए। इन उद्देश्यों को का परीक्षण करने के लिए समस्या से संबंधित ये कारण पाए गए, और कारणों को दूर करने के लिए ये उपकल्पनाएं बनाई गई, और इन कारणों को दूर करने के लिए ये क्रियाएं की गई, इन मेथड्स का यूज़ किया गया, और इतना समय लगा।
10 दिन 15 दिन, तो पाया गया निश्चित ही छात्र में अनुशासनहीनता की समस्या दूर होने लगी और छात्र पढ़ाई में रुचि लेने लगे। अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे? यदि इसी प्रकार से शिक्षण अधिगम से संबंधित अन्य समस्याओं, जैसे जो समस्याएं क्षेत्र पीछे बताए थे, आप वो कॉमा लगा के 2-4 उसमें लिख देंगे कि इन समस्याओं का भी आदि करके इन समस्याओं का भी अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही शिक्षण अधिगम से संबंधित सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है और शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। धन्यवाद।